अच्छा, अब ये पता ना पेपर कौन सा वाला है, जो तुम्हारा मोल का एटॉमिक का पेपर हुआ था, जिसमें किसी के मार्क्स नहीं आए हैं। मैंने तुम्हें कहा था इन टेस्ट में अगर मार्क्स आते हैं तो तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, इन टेस्ट में अगर मार्क्स आते हैं तो तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ये गर्व, यस सर। ये विजिबल नहीं है प्रॉपरली, और तू स्क्रीन जो शेयर कर रहा है ना उसको तू टिल्ट कर थोड़ा, ताकि ये थोड़ा लंबे में आए। एक मिनट सर। अब ठीक है सर। आपकी स्क्रीन तो क्लियर हो गई है, अभी भी थोड़ा छोटा आ रहा है जैसे, देखो मुझे अभी, या तो ऐसे सर करते हैं। विजिबल नहीं है। हाँ सही, अब देखना। नहीं, अब तो फिर डल हो गए। सब तो ब्लरी हो गया। हाँ, पेपर सबके पास है ना ये वाला? सर एंड्रॉइड से क्लियर आएगा। देखो अगर कोई और शेयर कर सकते हो, क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो सबके पास होगा वैसे। और मैं करूँ सर? एक मिनट ना। क्या कह रहे सर? हाँ आप सही है, एक मिनट। अभी दिख रहा है सबको ये? यस सर। देखो अब इसके अंदर जो पहला पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, N2 + 3H2। अब ध्यान देना, ये 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, फिर ये ब्लर हो रहा है तो। गर्व, सर ये एंड्रॉइड से ठीक हो जाएगा। यस सर। गर्व तो क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार या तो उसको शरद को शेयर करने दे। ओके सर। जो है एक मिनट रुकेंगे। इसमें एक मिनट, ये पेन वाला ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है इसमें? सर इसमें नहीं आ रहा। इसमें आ नहीं रहा ना ऑप्शन वो। अच्छा, NH3 का और N2 का, अगर X1 और X2 है, मॉलिक्यूलर वेट अगर X1 और X2 है, तो इक्विवेलेंट वेट Y1 Y2 है, तो Y1 - Y2 निकालना है। Y1 - Y2 इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, N2 + 3H2 gives 2NH3 है। यानी यहाँ पे N2 का जो एन फैक्टर होगा, सही ना, N2 का जो एन फैक्टर होगा कितना होगा? N2 0 है यहाँ पे, N2 यहाँ 0 है, यहाँ पे N पे -3 आ रहा है, N पे -3 आ रहा है यहाँ पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे N2 का जो एन फैक्टर है वो हो जाएगा 6, इसका एन फैक्टर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। और दूसरा NH3 जो है, NH3 इसमें मॉलिक्यूलर वेट देखा ना, NH3 का X1 है और N2 का X2 है, इक्विवेलेंट वेट Y1 Y2 है। अब NH3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? क्योंकि 2 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। दोनों का एन फैक्टर पता लग गए। तो अब Y1 - Y2 निकालना है। Y1 - Y2, Y1 - Y2 क्या होगा? Y1 है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3, NH3 है, NH3 का X1/3 हो जाएगा, -X2/6 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो, निकल जाएगा आंसर। यही है ना आंसर, 2X1 - X2/6। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सबका सही होना चाहिए था। समझ आ गया कि नहीं? ये ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर इससे। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं? मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जिसने नहीं दिया है उसको दिक्कत आएगी समझने में। हाँ, ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। नोट कर लेना सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन जरूर लिखना है, नोट कर लेना जरूर। सॉल्यूशन सबको भेजना ग्रुप पे, और मेरे को वेडनेसडे को शो करना है पूरा, हर एक पेपर का सॉल्यूशन। पेपर पेस्ट कर लेना बिल्कुल ढंग से। दूसरा पेपर हुआ तुम्हारा अच्छे लेवल वाला, पेपर जरूर पेस्ट करके रखना ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये कह रहा है मिक्सचर है हाइड्रोजन हीलियम प्लस का, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस गैस का मिक्सचर है। हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस दोनों को एक्साइड किया हुआ है फर्स्ट एक्साइड स्टेट, दोनों को एक्साइड किया हुआ है फर्स्ट एक्साइड स्टेट में।
तो एनर्जी हमें पता है कितनी चाहिए, हाइड्रोजन को एक्साइट करना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है ना। अगर हाइड्रोजन को एक्साइट करना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर इट्स टोटल एक्साइटेशन एनर्जी टू हीलियम प्लस। कह रहा है हाइड्रोजन एटम अपनी एक्साइटेशन एनर्जी ट्रांसफर कर देता है हीलियम प्लस को आफ्टर कोलिजन, यानी 10.2। हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन किसी शेल में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ सेकंड शेल में था, यहाँ हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई है, इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई तो ये ऊपर जाएगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम प्लस को मिलेगी तो ये ऊपर जाएगा। अब ये किस शेल में पहुंच जाएगा 10.2 से, 10.2 से किस शेल में पहुंच जाएगा, उसके लिए तुम फॉर्मूला लगा दो। 10.2 इज इक्वल टू नई स्टेट इसकी फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट इसकी कितनी है, मान लिया E2 माइनस इनिशियल स्टेट E1 मान लो, तो E2 की वैल्यू क्या होगी वो पुट कर दो, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो n स्क्वायर मान लो, जो नई स्टेट है इसकी 10.2 एनर्जी देने के बाद, और माइनस 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का 2 का स्क्वायर, सेकंड स्टेट में था ना ये। तो ये n जो निकालोगे यहाँ से वो आ जाएगा 4, निकाला था तुमने, यानी हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है फोर्थ शेल, यहां से कहा चला गया है फोर्थ शेल में, ये फोर्थ शेल में है, ये फोर्थ शेल में आ गया। यहां तक समझ आ गया कि नहीं, यहां तक समझ आ गया कि नहीं, यस सर। डाउट तो पूछना जरूर। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने पेपर ढंग से दिया है, घर पे प्रैक्टिस की है ढंग से, उसी को समझ आएंगे क्वेश्चन, नहीं तो समझ नहीं आएंगे। ये सारे तुम एडवांस के क्वेश्चन मानना, सब क्वेश्चन डिफरेंट है यहाँ पे। तो अब ये फोर्थ शेल पे चला गया है। अब ये फोर्थ से, जब फोर्थ से ये इसे बोला वेवलेंथ, जो फर्स्ट ऑप्शन है, वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ द लाइट एमिटेड इन द विजिबल रीजन ऑफ हीलियम बाय हीलियम प्लस आफ्टर कोलिजन विद हाइड्रोजन एटम इज। कह रहा है विजिबल रीजन में क्या वेवलेंथ होगी अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डी एक्साइट होगा विजिबल रीजन के अंदर, ध्यान रखना विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं। विजिबल रीजन मतलब, अब तुम्हें अगर लगाना फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, म्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर हीलियम प्लस के लिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो तुम, है ना, ये फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या आएगा आंसर, अब इसमें म्यू बार 1/लैम्डा, 1/लैम्डा विजिबल रीजन, यानी आंसर जो है तुम्हारा 38 कितना होता है, विजिबल रीजन की रेंज क्या है 3800 से लेकर 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक, 3800 से लेकर 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग तक। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, चारों ऑप्शन उसी में लाई कर रही है, 1200 हटा दो बस, 1200 वाला आंसर नहीं होगा, 5000 भी हो सकता है, 4800 भी हो सकता है, और 3000 भी, 3000 नहीं होगा, यानी आंसर बी और सी में से है, आंसर बी और सी में से है। जिस वेवलेंथ को हम देख सकते हैं वो 5000 और 4800, ये इन दोनों में से एक आंसर है। तो 1 बाय, अब आर 109677 है, 109677, जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन आ रहा है फोर्थ शेल से नीचे आ रहा है, फोर्थ शेल से नीचे आ रहा है, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 बाय, कौन सा होगा, 2 तो नहीं होगा ना, हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस के लिए तो कभी भी बामर रीजन जो है विजुअल रीजन नहीं होगा। सिर्फ बामर रीजन विजुअल रीजन किसके लिए होता है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना, ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो इसलिए 4 से 1 पे तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, रिलीज जो होगी, इससे वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी, इसलिए आंसर 3 ही होगा इसका। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो तुम खुद अंदाजा लगा लोगे कि 4 से 3 पे ही आया हुआ इलेक्ट्रॉन वही विजिबल रीजन होगा। अब इसको तुम कैलकुलेट करना, ये विजिबल रीजन में लाई करेगा। ये क्लियर है कि नहीं सर ये 3 की वैल्यू ईमान? बता दो फिर से एक बार। ओके सर। 3, ये गर्व, गर्व ने डाउट पूछा दोबारा, गर्व, यस सर। गर्व मैंने पढ़ाते समय स्पेशली बोला था कि विजिबल रीजन जो है सेकंड शेल होगा ओनली फॉर हाइड्रोजन, और वो भी 6 सीरीज तक के लिए, यानी 8वें से दूसरे पे आएगा ना तो भी मान सकता तू विजिबल, लेकिन हीलियम प्लस या लिथियम 2 प्लस इन सब के लिए कभी भी विजिबल रीजन N=2 नहीं होगा। समझ गया कि नहीं, ओके सर। तो ये ध्यान रखना इसका। इसीलिए मैंने 4 से 3 का ही गैस किया और वही सही आएगा आंसर। इसे सॉल्व करोगे 4800 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। किसी का सही हुआ था ये, सर इसमें तो पहले ही दो नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं ना। हाँ पहली, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर, फर्स्ट और फोर्थ। फिर उसके बाद अगले 2 पार्ट हो गए होंगे, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द N=2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर हाइड्रोजन एटम
टू हीलियम प्लस, रेशियो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए और हीलियम प्लस के लिए। तो हाइड्रोजन एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, और हीलियम प्लस में क्या है, हीलियम प्लस में क्या होगा, उससे निकालना है, इससे निकाल लो, और नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे निकाल लो, उससे और इजी रहेगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है, पर देख लेंगे सेकंड पार्ट इसका, जो इसका सेकंड पार्ट है। देखो अगर मैं बात करता हूँ इसके सेकंड पार्ट की, रेशियो पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये पता है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों एक ही होते हैं। दोनों पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन की, देखो अगर मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, ये टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, और यहाँ हाइड्रोजन एटम। तो ये तो -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, 13.6, कौन से शेल की बात कर रहा है ये बात कर रहा है NH2 की। 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कैंसिल ही हो जाएगा बाय n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। और हीलियम प्लस के लिए 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, बाय n का स्क्वायर है तो वो क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:4 आ गया कि नहीं, चेक कर लो एक बार, सबसे इजी तरीका है ये करने का। 1/4 आ गया ना आंसर। गर्व, हेमांग, नवीन, क्लियर Yes, हुआ कि sir. नहीं ये। तो ये Okay, दूसरा sir. पार्ट था। हाँ तीसरा पार्ट देखेंगे अब, नोट कर लेना, ग्रुप में जरूर सॉल्यूशन इसका भेज देना ताकि सबको क्लियर हो जाए। तीसरा पार्ट फोर्थ, इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है, इफ ईच हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू बाय एब्सॉर्बिंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.4 से तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं जाएगा, हाइड्रोजन एटम का पता ना, 10.2 एनर्जी कम से कम देंगे तब दूसरे शेल में जाएगा, तो 8.2 देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8.4 देने से 12.09 देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, थर्ड शेल में। 15 देंगे तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा, उससे भी कोई यूज नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से गया है थर्ड शेल पे, फर्स्ट शेल से गया सीधा थर्ड शेल पे, थर्ड शेल पे गया है ये इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट से थर्ड पे गया है, फर्स्ट से थर्ड पे गया है। और अब हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, 2 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ आ गई, या 3 से डायरेक्टली 1 पे आ जाए, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हुई, 3, तो 3 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं है। Okay, sir. Yes, sir. सही ना। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता ना, या एक ही हाइड्रोजन एटम होता, तो आंसर सिर्फ क्या आता, मैक्सिमम बोलता, मैक्सिमम एमिशन लाइन कितनी होंगी या मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, तो 2 बोलते तब आंसर। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेप वाइज आएगा तभी मैक्सिमम होगी। 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो एडवांस का क्वेश्चन है, ये सबका सही हुआ है कि नहीं, इसके हिंट वगैरह मैंने दिए हुए थे Yes, sir. ये मेरा सही हुआ था 5th 6th और 7th। पूरा। अच्छा पूरा सही था ये वाला। हाँ सर, 5th 6th और 7th तीनों सही थे। चलो सही, बहुत अच्छे। प्रवीण का भी सही है। देखो क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें। देखो इसमें सिर्फ ऑप्शन देखो और उससे आंसर निकालो, पूरा करने की क्वेश्चन नहीं, जरूरत नहीं है ये। देखो पहले ऑप्शन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम फर्स्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फॉर एनी द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है इसने। तो ए ऑप्शन देखोगे तो 4 4 और आर लिखा हुआ है, 4 4 और आर लिखा हुआ है। 4 देखो 3d स्क्वायर है, 4 देखो एक्स वाई प्लेन, इसमें नोडल प्लेन होता ही नहीं है, इसके ऑप्शन गलत। नोडल प्लेन इसमें नहीं होता ना डी जेड स्क्वायर में, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। फिर सेकंड बी ऑप्शन देखो, सेकंड सेकंड पी, सेकंड 2s है, एक रेडियल नोड है, बिल्कुल सही है। 2s है, एक रेडियल नोड है, सही है। और इसके बाद है क्या देखा है, पी, पी में ये कर्व भी तुम्हें ध्यान होगा, साई वर्सेस आर का कर्व मैंने तुम्हें यही बनवाया था, याद है कि नहीं, ये कर्व याद है कि Yes, नहीं sir. ये। Yes, sir. तो इसलिए ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ए इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर में आएगा।
फिर सी का थर्ड पी, सी का थर्ड पी, थर्ड देखा 2pz है, 2pz में cos थीटा आता है कि नहीं? 2pz में क्या आता है अगर याद हो तुम्हें? सर आर कॉस थीटा। हाँ, इसलिए r cos थीटा आता है, तो cos थीटा ये तो सही आ रहा है इसका, लेकिन ये कर्व क्या है इसके लिए, ये वाला कर्व? नो सर, सर उसमें नीचे से स्टार्ट होता है वो। हाँ, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट, और फिर क्या है, ए आंसर हो गया, सी हो गया, दोनों इनकरेक्ट है। डी का फर्स्ट सेकंड एस, डी का फर्स्ट सेकंड एस, फर्स्ट हो गया, सेकंड एक रेडियल नोड तो होता ही नहीं, 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होता ना, याद है ना, 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा ए, सी और डी। सही थे तीनों ये, हिमांग? यस सर, यस सर। सर मैंने ए और डी करे थे। हाँ, क्या हो गया, ये क्या नाम है, गर्व? सर मैंने ए और डी करे थे, सी ध्यान से नहीं देखा। अच्छा, सी नहीं, अभी समझ आ गया गर्व की नहीं? यस सर। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉर हीलियम प्लस आयन द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है हीलियम प्लस आयन के लिए। देखो, फॉर हीलियम प्लस आयन द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, ए का सेकंड सेकंड क्यू, सेकंड सेकंड क्यू, सही होगा कि नहीं ये? सेकंड सेकंड क्यू बिल्कुल करेक्ट होगा ये। प्रोबेबिलिटी Yes, sir. डेंसिटी एट न्यूक्लियस, हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0 क्यू। ये कहां से निकलेगा, ये इस कोई भी एक स्टेटमेंट ले लोगे ना, a0 का क्यूब तो आएगा ही आएगा एट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी r इक्वल टू क्या रख दोगे, 0, न्यूक्लियस मतलब r इक्वल टू 0 रख दोगे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, तो ये करेक्ट है। फिर बी का फर्स्ट फर्स्ट एस, फर्स्ट फर्स्ट एस, एस तो निकाल लोगे खुद, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट electron from n equal to 2 to n equal to 4 is 27/32 times then the energy needed to excite electron from n equal to 2 n equal to 6 state। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है 2 से 4 पे, तो 27/32 टाइम्स एनर्जी चाहिए होगी। एज 2 से 6 पे करना है, 2 से 6 पे करना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, नेचुरल सी बात है, और 2 से 4 पे तो थोड़ी एनर्जी कम लगेगी। ये तुम निकाल भी लोगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ये करके निकाल लेना, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर अपॉन में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। आ रहा है इससे आंसर कि नहीं? 13.6 कैंसिल हो जाएगा। हिमांग आ जाएगा इससे कि नहीं? यस सर, उस वक्त आया था जब जब करा था मैंने। यस। हाँ, आ जाएगा ये इससे, ठीक है ना। तो इसलिए जो मैंने ये बोला ऑप्शन कौन सा है ये, फर्स्ट फर्स्ट एस, फर्स्ट फर्स्ट एस, तो ये भी क्या आएगा, करेक्ट आएगा, बी करेक्ट आएगा। अब फर्स्ट फर्स्ट आर, फर्स्ट फर्स्ट ये तो है ही इसके लिए, और आर, अच्छा ये इसके लिए क्यों है, ये समझ आ रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट क्यों आ रहा है साथ में? सर उसमें कोई भी First का एंगुलर first क्यों आ रहा है? कंपोनेंट। अच्छा, हाँ, उसमें कोई भी angular एंगुलर component कंपोनेंट नहीं है, कोई भी एंगुलर कंपोनेंट नहीं है, और ये एस, इससे पता लगेगा कि एस के लिए, 1s के लिए ये कैसे पता लगेगा, 1s के लिए ये कैसे पता लगेगा, आर को तुम 0 पुट कर लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी खत्म नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी भी खत्म नहीं होगी, ये साई कभी भी 0 नहीं होगा ये, इस वजह से कोई नोड नहीं है इसके अंदर, इसलिए फर्स्ट फर्स्ट आर, आर तो होता ही है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, तो इसे ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन फर्स्ट थर्ड आर, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट का थर्ड तो हो ही नहीं सकता कभी, इसलिए गलत है। तो आंसर आ जाएगा इसका ए बी और सी, ए बी और सी आंसर आ जाएगा। समझ आना चाहिए, ऑप्शन देख करके निकलना चाहिए आंसर, आंसर निकलना चाहिए सबसे सही ना। अब इसका 7th पार्ट क्या खुद हो जाएगा, एक पार्ट पेज, ये ध्रुव पेज टर्न कर देगा। अब इसका 7th पार्ट जो है, जो सिंगल चॉइस है, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, निकल जाएगा कि नहीं? अब ये 2 मैंने तुम्हें करा दिए हैं, एक तुम ट्राई कर लेना, एक तुम ट्राई कर लेना। 7th का आंसर है, आंसर क्या है इसका हिमांग? सर डी। डी, चलो ये कर लेना इसको, सही ना, डी आंसर आ जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा, ये कर लेना। अब ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब है 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ध्यान देंगे इधर, देखो 30 मिलीलीटर of a solution containing 9.15 gram per liter of an oxalate KXHYC2O4 whole jet, KXHYC2O4 whole jet
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 39x प्लस वाई, मैं ही लिख रहा हूँ 39x प्लस वाई, C2O4 का होगा 88 प्लस 88Z और वाटर भी है NH2 प्लस 18N। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसको टाइट्रेट किया है एक बार NaOH के साथ, NaOH से टाइट्रेट करेंगे, अगर NaOH से टाइट्रेट करेंगे इसको, एक मिनट, प्लस 88Z, एक मिनट, चलो ये एक बार याद रखना है इसको। 30 क्या है इसका वेट 39x प्लस वाई, थर्टी नाइन एक्स प्लस वाई प्लस 88Z प्लस 18N, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है NaOH के साथ, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH के साथ, ध्रुव ध्रुव, हाँ, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH के साथ, तो 27 मिलीलीटर ऑफ 0.12 नॉर्मल है NaOH। तो एन फैक्टर इसका कितना लेंगे, इस कंपाउंड का एन फैक्टर, इसका वेट 30 मिलीलीटर ऑफ इतना है, ये 9.15 ग्राम पर लीटर। तो इसको मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दूं तो इसके मिलिक्वेंट्स आ जाएंगे, मिलिक्वेंट्स ऑफ द कंपाउंड, मैं लिख रहा हूं मिलिक्वेंट्स ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ KXHY, ये NaOH। तो एक इक्वेशन मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं, मिलिक्वेंट्स ऑफ कंपाउंड, ध्रुव ध्रुव, देखो मिलिक्वेंट्स ऑफ कंपाउंड क्या होगा, हाँ एक बार थोड़ा स्क्रीन मूव कर रही है, थोड़ा ध्यान देगा। मिलिक्वेंट्स ऑफ कंपाउंड क्या होगा, वो होगा 30 इंटू 9.15 डिवाइडेड बाय 39x प्लस वाई प्लस 88Z प्लस 18N डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना लेंगे, NaOH जो है सिर्फ H में इंटरेस्टेड है, H में, HY है तो इसका एन फैक्टर, अगर H1 होता तो एन फैक्टर 1 होता, H2 है तो एन फैक्टर 2 होता, H4 है तो एन फैक्टर 4 होता, HY है तो एन फैक्टर Y हो जाएगा। ये हो गया 30 बाय दिस ग्राम पर लीटर में था ही, तो ये आ गया इसका, ये आ गया इसका क्या मिलिक्वेंट्स, और इक्वल टू मिलिक्वेंट्स ऑफ NaOH, वो कितना होगा 27 इंटू 0.12, 27 इंटू 0.12। तो ये एक इक्वेशन बन गई, सही ना, ये एक इक्वेशन बन गई है 27 इंटू 0.12 करके, ये एक इक्वेशन आ गई है। और दूसरी इक्वेशन आएगी, एन फैक्टर को वाई अगर क्यों लिया? H2SO4, मैंने शरद तू क्या सोता रहता है क्या, मैंने क्या बोला था, जैसे H2SO4 है, अगर H2SO4 है तो एन फैक्टर 2 लेते हैं, H3PO4 एन फैक्टर 3 लेते हैं, H, समझ गया कि नहीं। तो अगर HY है तो एन फैक्टर कितना लेगा, ये H ही तो खत्म होंगे सारे, समझा कि नहीं। यस सर। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका, सही ना, एन फैक्टर इसका आ जाएगा Y। अब जब मैं KMnO4 के साथ ट्रीट करूंगा इसको, KMnO4 के साथ, अगर मैं KMnO4 के साथ ट्रीट करूंगा तो मिलिक्वेंट्स KMnO4 के इक्वल होंगे, यहाँ पे मिलिक्वेंट्स किसके इक्वल होंगे, यहाँ पे NaOH की जगह क्या आ जाएगा KMnO4, NH2 का KMnO4 आ जाएगा। लेकिन KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सिलेट आयन को CO2 में, ऑक्सिलेट आयन को ऑक्सीडाइज करेगा, इसमें है ना C2O4 होल Z, इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, CO2 के अंदर। तो इधर एन फैक्टर कितना आएगा, कोई भी बता सकता तुम में से, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करेगा C2O4 Z को 2Z CO2 के अंदर, इसलिए एन फैक्टर आएगा 2Z। तो सेम चीज करना है, मिलिक्वेंट्स ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ KMnO4, बट नाउ 30 इंटू 9.5 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर जो आएगा वो 2Z आएगा, ये Y नहीं आएगा, ये क्या आएगा 2Z, ये 2Z आएगा। और मिलिक्वेंट्स ऑफ KMnO4 कितने हैं, KMnO4 के मिलिक्वेंट 36 इंटू
0.12, ये दे रखा है 36 इंटू 0.12, ये आएंगे। अब देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है ना तो ये समझ आ जाएंगे, नहीं तो नहीं समझ आएंगे। 30 अब इज 36 इंटू 0.12 आएगा। इक्वेशन समझ आ गई कि नहीं? ये वाली इक्वेशन समझ आ गई कि नहीं? दूसरी Yes, क्वेश्चन sir. क्लियर हुई कि नहीं? दूसरी क्वेश्चन Yes, बन sir. जाएगी, और एक क्वेश्चन बनेगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इक्वल करके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इक्वल करके। 39 पॉजिटिव चार्ज कितना है, x इंटू 1, के ऊपर +1 चार्ज होता है, प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू C2 4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, x प्लस y इज इक्वल टू 2z। ये है एक इक्वेशन। और क्लियर हुआ कि नहीं? है x प्लस y इज इक्वल टू 2z। Yes, sir. क्लियर हो गया कि नहीं? ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब 3 इक्वेशन बन गई है, 3 इक्वेशन बन गई है, 3 अननोन है, निकल जाएगा आंसर कि नहीं? 4 अननोन है, 4 अननोन है ना। अब वैल्यू निकालनी है, तुम डिवाइड वगैरह करके ना वैल्यू निकाल लोगे, एक वैल्यू को पुट कर देना, ऑप्शन देख के निकल जाएगा। ये कर लोगे कि नहीं? 8 आंसर आ जाएगा इससे, इससे आंसर 8 आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं ये? Okay, sir. Okay. हाँ ये हो जाएगा, ट्राई करना है, 8 आंसर आ जाएगा इससे। देखो हिंट मिलना ही बस काफी है कि हिंट से ही तुम्हारे आंसर निकल जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 9। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन लाइक एटम इज 6.04। फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, एक मिनट, थर्ड ऑर्बिट इन 10⁻16 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द थर्ड ऑर्बिट टू विच दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग एंड द टाइप ऑफ एटम इट इज। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मेरे को पता है, मेरे को सारे फॉर्मूले जो पता है ढंग से, वो कौन से हैं? टोटल एनर्जी वाले। जो काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल एनर्जी होगी नेगेटिव में, -6.04 होगी ना टोटल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे क्या आ जाएगा? समझ गए कि नहीं? ये z इससे आ जाएगा, क्या है, कंपेयर करके माइनस से माइनस कैंसिल, कंपेयर करके z आएगा कि नहीं, एक बार चेक करो। देखो z आ रहा है कि नहीं? इससे z आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये करेंगे, एन स्क्वायर की वैल्यू कौन सा शेल है, ये शेल दे रखा है क्या? थर्ड ऑर्बिट लिखा हुआ ना ये रहा, बहुत तो एन की वैल्यू पुट कर देंगे। जेड कितना आ गया है? जेड आएगा या तो 2 या 3। जेड कितना आ गया? बोलो आंसर। 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 6.04। 13, हाँ 2 आ गया ना, दिख रहा है क्लियर। जेड की वैल्यू 2 आ जाएगी, हीलियम प्लस आ गया, हीलियम प्लस आ गया। और दूसरा एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और आर क्या होता है? आर कितना होगा? 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। तो ना आर कितना हो जाएगा? 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। नहीं क्लियर है? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है शायद। क्या हो गया अगर? सर आपका मार्कर सर दिख नहीं रहा। अगर तेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर कुछ नहीं। पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, और आर क्या होता है? आर क्या है? 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा इससे, सही ना? सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा इससे। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या है? देखो 10th क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज गिवन एज दिस। वेव फंक्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, ध्यान रखना। द रेडियस फॉर नोडल सरफेस ऑफ लिथियम 2+ आयन इज, नोडल सरफेस ऑफ लिथियम 2+ आयन इन आर्मस्ट्रांग इज। नोडल सरफेस बोलते ही
साई स्क्वायर को 0 कर दो, साई स्क्वायर 0 मतलब साई भी 0 है, तो ये 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट है, ये e की पावर में कुछ 0 हो नहीं सकता, तो 2 माइनस जेड आर 0 हो जाएगा, 2 माइनस जेड आर इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू आ गया जेड आर, जेड की वैल्यू लीथियम 2 प्लस के लिए 3 होगी, तो आर आ गया 2/3, 2/3 यानी 0.67, आर जाएगा 2/3, 2/3 मतलब 0.67, क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? ये हो गया 10 क्वेश्चन हो गए, 5 और रह गए, एक बार रिजॉइन कर लेंगे।